Hello students, today we are going to start the 10th class next video और इस वीडियो में हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स ऑक्टेट रूल के बारे में। तो ऑक्टेट रूल को शुरू करते हैं स्टूडेंट और ऑक्टेट रूल को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। दिस रूल इज गिवन बाय जी.एन. लेविस। जी.एन. लेविस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिया था इन 1916 के अंदर। और कोजेल ने भी इंडिपेंडेंटली इसके बारे में कुछ बताया था, उन्होंने भी इसी रूल को बताया था। तो उन्होंने क्या बताया था, स्टेट दैट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एवरी एलिमेंट, उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के बेसिस पे कि एवरी एलिमेंट की हर एक एलिमेंट है वांट्स टू फुलफिल atoms last orbit of electrons। What it means स्टूडेंट, इसका मतलब होता क्या है। इसमें ये बताया गया स्टूडेंट कि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, वो चाहता है कि क्या फिलअप करे, अपने लास्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को फुल्ली यानी कि पूरा का पूरा वो ऑर्बिट को भर ले। हर एक एलिमेंट की ये डिजायर होती है, यानी हर एलिमेंट, और यू कैन से एवरी एटम वांट्स टू बिकम इनर्ट एज सिमिलर टू इनर्ट गैसेस। यानी कि हर एक एलिमेंट की क्या डिजायर होती है, हर एक एलिमेंट के एटम वो क्या चाहते हैं, इनर्ट बनना चाहते हैं, सिमिलर टू इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है हमारी, इनर्ट गैसेस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, इनर्ट गैसेस हमारी ग्रुप है 18 एलिमेंट, ग्रुप 18 एलिमेंट हैं। तो वो कौन से हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। These gases are called as inert gases। इन गैसेज को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेज बोलते हैं। तो हर एक एलिमेंट की ये डिजायर्स होती है कि वो इनर्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स वांट्स टू complete their octet। What it means, octet का मतलब क्या है, to fulfill 8 electrons in outermost cell। यानी कि हर एक एलिमेंट की क्या डिजायर्स होती है स्टूडेंट, हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दे, 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दे। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हैं, सो दैट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल। उस सेल को हम कौन सा सेल बोलेंगे, उस सेल को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। तो हर एक एलिमेंट की डिजायर्स होती है, और आप इसको जनरल वे से समझ सकते हैं। ये रूल है सभी जगह पे लागू होता है स्टूडेंट, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, एवरी फील्ड में इस रूल को अप्लाई किया जा सकता है। बट इट मीन्स कि एवरी एलिमेंट, एवरी पर्सन वांट टू सेटिस्फाई देयर लाइफ। इसको आप जनरली समझ सकते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को या तो लेना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन्स को
देना पड़ता है टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन ही वो स्टेबल स्टेट है, या उसको बोल सकते हैं कि पर्सन्स की लाइफ के लिए वो मोक्ष है, जिससे कोई भी इंसान है वो स्टेबल हो सकता है, सेटिस्फाई हो सकता है। अगर हमारे एलिमेंट का कंपेयर करते हैं तो एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट के पास है आउटर मोस्ट सेल में, तो वो एलिमेंट क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है, सिमिलर लाइक टू ग्रुप 18 एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट इनको फॉलो करते हैं, ग्रुप 18 को फॉलो करते हैं और उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अब इनकी तरह बनने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इनकी तरह बनने के लिए एवरी एलिमेंट वांट्स टू डू सम रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उनको क्या करना पड़ेगा, एवरी एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। For becoming inert, similar to inert gases, every element do some rearrangement ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एक एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की कुछ रीअरेंजमेंट करता है ताकि वो किसकी तरह, स्टेबल गैस यानी स्टेबल इनर्ट गैसेस की तरह कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। इस रूल का एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन अगर आप इस रूल की बात करते हैं तो एक्सेप्शन में आप याद रखेंगे दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, lithium, beryllium, they wants to fulfill only 2 electrons in their outermost cell to become neutral। ऑक्टेट रूल का वायलेशन क्या है, सिर्फ ये डुप्लेट रूल बोल सकते हैं इसको। ये ही 4 एलिमेंट हैं जो 2-2 इलेक्ट्रॉन से भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। अदरवाइज पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 114 जो एलिमेंट बच जाते हैं वो सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। अब जो अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये 3 प्रकार से हो सकती है। 3 प्रकार से कैसे होगी स्टूडेंट, एक तो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दे। अगर उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल के पास, यानी कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मान लो, तो वो क्या करेगा, अब 8 तो 1 में आ गए, एक नेक्स्ट सेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो उस नेक्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर देता है, तो आप अंदर वाले में 8 हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट, दूसरे तरीके में एटम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, यानी कि बाहर से किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, खींच सकता है अपनी तरफ, ताकि वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले। मान लो किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो वो चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास बाहर से आ जाए ताकि वो अपने ऑक्टेट को फुलफिल कर सके। थर्ड स्टेप होता है जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली एलिमेंट्स के द्वारा अडॉप्टेड होता है, दैट इज बॉन्डिंग। तीसरा तरीका होता है स्टूडेंट बॉन्डिंग करना, कि एलिमेंट क्या पसंद करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि जब फर्स्ट एलिमेंट को जरूरत है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पास उनको दिखा सकता है, जब सेकंड को जरूरत है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास दिखा सकता है। चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब जानते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स बाय 3. 3 प्रकार से करता है. फर्स्ट वन की अगर बात करते हैं, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. और बाय थर्ड वन है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके भी वो बॉन्डिंग कर सकता है. तो थर्ड मेथड की अगर हम बात करते हैं, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है बॉन्डिंग. When two atoms mutually share their valence electron to make a bond between them, it is called bonding. उसी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग बोलेंगे. यानी कि अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, आपस में म्यूचुअली बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बॉन्ड बना देते हैं, उसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग बोलते हैं. चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि बॉन्डिंग किस प्रकार से टेक प्लेस करती है और मेटल के चैप्टर में हमारे लिए ये क्यों जरूरी हो जाती है. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स से, एक रिएक्शन की टाइप से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉन्डिंग किस प्रकार से टेक प्लेस करेगी. तो वो समझते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल. मेटल की रिएक्शन हम समझेंगे नॉन मेटल के साथ. तो मेटल हमारी क्या है? कोई भी मेटल का अगर मेटल को हमें किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनाएगी? साल्ट बनाएगी. और साल्ट का नेचर क्या होगा? आयनिक. ठीक है, आयनिक नेचर का हमारा साल्ट वो प्रोड्यूस हो जाएगा. टेक एन एग्जांपल, अगर हम Na लेते हैं दैट इज साल्ट, Na पॉजिटिव, और अगर उसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं दैट इज ए नॉन मेटल. ये हमारा क्या है? एक मेटल है और ये हमारा क्या है? एक नॉन मेटल है. तो जैसे ही हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो इट विल प्रोड्यूस NaCl दैट इज साल्ट. और इसका नेचर क्या होगा? आयनिक इन नेचर. यानी कि ये आयनिक नेचर का हो जाएगा. अगर इसको हम ऑक्टेट रूल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि सोडियम का हमारा सेंटर है. वी नो वेरी वेल सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज 11. तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हमारे होते हैं. तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम के चारों तरफ ऑर्बिट बनाते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हम ड्यू टू द ऑक्टेट रूल के अंदर हमारा क्या होता है? 2n² के रूल से हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं. यानी फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब 1 है तो 2 into 1 का स्क्वायर दैट इज 2. फर्स्ट ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? 2, 1, 2. अब सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2. और हमारा क्या जाएगा? दैट विल बी 8. ये हमारे हो जाएंगे 8. अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं दैट इज 8. ओके. अगर बात करते हैं हम क्लोरीन के एटम की, तो क्लोरीन के एटम की बात करते हैं वैसे ही काउंट करते हैं दैट इज क्लोरीन एटम. अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दैट इज 17. तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक प्रकार से 17 होंगे. तो इसको अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर तो हम कितने फिलअप कर सकते हैं? 2, 1 स्क्वायर दैट इज 2. ये तो सिंपल है. तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हम फिलअप करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2. ओके. अब एक चीज और समझनी है. देखो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करने थे सोडियम के. यहाँ पर हमारे 10 तो हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारा अब भी लेफ्ट करता है. तो उसके लिए हमें थर्ड ऑर्बिट और बनाएंगे जिसमें इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन हम बना देंगे. तो ये तो हो गया हमारा सोडियम का एटम. ठीक है. अगर क्लोरीन की बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने फिलअप कर सकते हैं? दैट इज 8.
हम कितने फिलअप कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब कितने बचते हैं 17 में से 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिलअप कर दिए, यानी कि लेफ्ट करते हैं 7। तो अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करते तो फॉर्मूले के बेसिस पे हम निकालते उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप कर सकते हैं एक प्रकार से। तो हम ट्राई करते हैं थर्ड ऑर्बिट को भी जनरेट करने की 1 2 3 4 5 6 एंड 7 थे, इतने ही इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास क्लोरीन के, क्लोरीन का एटम हो गया। अब इन दोनों में एक चीज समझनी है स्टूडेंट की, ऑक्टेट रूल के बेसिस पे इसको तो आउटर मोस्ट सेल में कितने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके पास एग्जैक्टली नेट कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन ही हैं। और इसको क्या चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, लेकिन इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन यानी कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कि मान सकते हैं कि इसके पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इसके पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो अगर ये सोडियम का एटम इस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के एटम को दे देता है, यानी कि अगर क्लोरीन एटम इस सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो बोथ द एलिमेंट्स गेट सेटिस्फाइड, बोथ द एलिमेंट्स गेट स्टेबल, दोनों के दोनों एटम क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे। इन दैट केस इट विल प्रोड्यूस द NaCl, और इस केस में हमारा क्या बन जाता है NaCl बनता है, क्योंकि ये क्या करते हैं दोनों एटम एक प्रकार से म्यूचुअली शेयरिंग कर लेते हैं। अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करें तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आपस में दोनों के दोनों बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है ये हमारा बॉन्ड बनता है और इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड, और दिस बॉन्ड इज इन ए कोवेलेंट इन ए नेचर। ठीक है, और हमारे जो कंपाउंड बनते हैं, ये जो कंपाउंड बना है इसका नेचर आयनिक होगा। ऐसे ही हम आयनिक कंपाउंड्स के स्टूडेंट बहुत सारे एग्जांपल हम बना सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल आपको बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल आपको खुद बनाना है, ये सारे एग्जांपल मैं आपकी नोटबुक में चेक करूंगा। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं दे आर सॉलिड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं सॉलिड होते हैं एंड हार्ड इन ए नेचर, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं नेचर के अंदर, कठोर होते हैं। ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से ये क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से अटैच होते हैं। अगर बात करते हैं इनकी ब्रिटलनेस के बारे में, तो क्या होते हैं दे आर ब्रिटल इन ए नेचर, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है भुरभुरे होते हैं, यानी आसानी से भुर जाते हैं। जैसे नमक का एग्जांपल आप समझे, नमक का नेचर ब्रिटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। बट इट मीन्स कि ये पोलर कंपाउंड के अंदर, यानी पोलर कंपाउंड के अंदर हमारे क्या होंगे डिजोल्व हो जाएंगे, बट नॉन पोलर के अंदर अच्छे से डिजोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है स्टूडेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल और मेल्ट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट,
मोल्टन स्टेट, यानी ये पिघली अवस्था में तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, बट डज नॉट कंडक्ट इन ए सॉलिड स्टेट, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये हमारे आयनिक कंपाउंड्स की स्टूडेंट से प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। ऑक्टेट रूल के बेसिस पे हम इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर सकते हैं, इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी हमें आयनिक कंपाउंड्स के लिए याद रखेंगे। इट इज वेरी इजी टॉपिक फॉर लर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्राई टू मेक कंप्लीट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाएं एंड ट्राई टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझें। अगर कोई चीज आपको फास्ट जा रही है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ट्राई करें कि बिल्कुल अच्छे से समझ जाए, तभी नोट्स बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।